जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में बिल पेश कर दिया है। बिल पर लोकसभा में बहस चल रही है और अगर यह बिल आज लोकसभा से पास हो जाता है तो कल इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा में इस पर बहस होगी। इस बिल को पारित करने के लिए राज्यसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण पर लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक को राज्यों के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, संसद से ही बिल का पास होना काफी है। अरुण जेटली ने बिल को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के घोषणा पत्र में कई बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण की बात कही गई है, जो कि जुमला थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिल को पास करना अब विपक्ष के लिए भी परीक्षा है। हमारी पार्टी या हमारे एनडीए के साथी नहीं, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने भी लगभग एक ही भाषा में अपने चुनाव घोषणा पत्रों में किया है। हमारी जो गरीब की गरीबी हटाने के लिए जो कमिटमेंट और निष्ठा है वो केवल मैनिफेस्टो तक सीमित होगी या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से उसकी शिक्षा और रोजगार तक जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों की आज परीक्षा है। वो परीक्षा में क्या करते हैं, इसके रिजल्ट का, इसके परिणाम की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसका समर्थन कीजिए और बड़े मन के साथ कीजिए, ग्रजिंगली मत कीजिए। उधर ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही इसे एक चुनावी स्टंट भी कहा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि अब पिछड़ों का आरक्षण आबादी के अनुपात में दिया जाए। सवर्ण आरक्षण पर एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि जिस आधार पर यह फैसला लिया गया है, अब हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को भी आबादी की तर्ज पर 54% आरक्षण दिया जाए। अब जब गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए और ये जो आरक्षण ला रहे हैं इसका हम समर्थन करते हैं। देश की सबसे बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती हुई ऊंची जातियों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। आपने सबसे पहले देखी सीएनबीसी आवास पर 10% का आरक्षण हम सरकारी नौकरी में देंगे। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक 1 बजे से शुरू हुई थी और कुछ देर पहले खत्म हुई है। सवर्ण आरक्षण का पूरा डिटेल लेकर आए लक्ष्मण रॉय। सवर्ण है जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए या उनसे कम है, उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। ये 10% का आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर होगा। हमने आपको बताया सरकार करेगी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कल हो सकता है संसद के इसी सत्र में, जो कि आखिरी दिन है, उस समय सरकार पेश करे। बिजनेस की खबर हो या राजनीति की बात, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए लोक लुभावन ऐलान हो सकते हैं, ये खबर भी मिल रही है। तो आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या बगैर लोक लुभावन वादों के चुनाव जीतना मुश्किल है? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। उधर इस बार संसद सत्र में सरकार ने 16 से ज्यादा बिल पेश किए। आज सिटीजनशिप संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। बिल पर जोरदार बहस और हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच कांग्रेस ने लोकसभा से वॉकआउट भी किया। तृणमूल कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि इससे उत्तर पूर्व में अशांति फैलेगी। तृणमूल कांग्रेस ने संसद के बाहर भी सिटीजनशिप बिल पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि यह बिल किसी एक राज्य के लिए नहीं है। यह विधेयक देश के सभी स्टेट्स और यूटीज पर भी लागू होगा। यह किसी एक राज्य या क्षेत्र के लिए नहीं है।
इसके पीछे तरफ से बोला जाएगा ना, तब देखो। इसके पीछे सोच यह है, बोलेंगे ना, आपकी तरफ से बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदया, इसके पीछे सोच यह है कि उत्पीड़न के शिकार बोलने वाली ऐसे है, माइग्रेंट, सुष्मिता का नाम है बोलने में। उत्पीड़न के शिकार ऐसे माइग्रेंट देश में कहीं भी हैं, वहां भारतीय नागरिकता के लिए वह अप्लाई कर सकें और उसके बाद किसी भी भारतीय नागरिक की तरह देश के किसी भी राज्य में वह रह सकें। उधर राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच बना दी है। 5 जजों की बेंच बनाई गई है। इसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. वोड़े, एन.वी. रमन्ना, यू ललित और डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल हैं। 10 जनवरी से इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। राम मंदिर पर साल 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं डाली गई हैं और सभी याचिकाओं पर यह बेंच सुनवाई करेगी। उधर चुनाव से पहले सरकार समाज के हर वर्ग को खुश करने की कोशिश में लगी है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50% बढ़ा सकती है। खबर पर और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्या प्लान है सरकार का और प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे बजट बढ़ाया जा सकता है? मिडिल क्लास वोटरों को लुभाने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के एलोकेशन को 50% तक बढ़ाने का फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आगामी बजट में इस फंड का एलोकेशन मौजूदा 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया जा सकता है। सरकार को लगता है कि जिस तरह से उज्ज्वला स्कीम का फायदा यूपी इलेक्शंस में सरकार को मिला था, उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इसी के तहत जब एलोकेशन बढ़ेगा तो सरकार का मानना है कि इससे जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, इसको तेजी से पूरा करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ पहली बार जिन्होंने लोन लिया है अपना घर खरीदने के लिए, उनके लिए जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम दिया जाता है, उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा और ये स्कीम ज़्यादा और पॉपुलर हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक जो ये पूरी स्कीम है, इसको लेकर एक प्लान बनाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि इस स्कीम का फ़ायदा और ज़्यादा लोगों को मिले और पहले से जो पेंडिंग पड़े हुए जितने भी क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के हैं, उनके खातों में जल्द से जल्द ये सब्सिडी की रकम जाए। क्योंकि अभी तक जो जानकारी है, करीब 7,500 करोड़ रुपए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अभी तक पेंडिंग है। बैंक अभी उन्हें जो खरीदार हैं उनको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये मानना है कि अगर ये अमाउंट बढ़ता है, यानी 5,000 करोड़ का ज़्यादा एलोकेशन इस बार होता है, तो ये सब्सिडी जो कि अभी तक बैंकों के पास पड़ी हुई है, बैंक नहीं दे पा रहे हैं, वो सीधे सीधे पहली बार जिन लोगों ने घर खरीदा है उनके खातों में पहुंचेगी और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सरकार को मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उधर 2019 रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। 2018 में जहां घरों की बिक्री में 6% की उछाल आई, वहीं कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए यह एक ऐतिहासिक साल रहा है। ये बातें सामने आई हैं प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में। 2017 के मुकाबले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 2018 राहत भरा साल रहा, जहां बिक्री में बढ़त देखी गई, लेकिन नए लॉन्च में 75% से ज्यादा की ग्रोथ रही। खास बात यह रही कि नए लॉन्च में 60% घर 50 लाख से कम कीमत वाले थे। नए लॉन्च के मामले में सबसे आगे रहा मुंबई, जहां पर 220% की बढ़त देखी गई। 157% ग्रोथ के साथ पुणे दूसरे नंबर पर रहा और देश के 8 बड़े शहरों की तस्वीर दिखाने वाली इस रिपोर्ट में ज्यादातर जगहों पर भाव में हल्की बढ़त देखी गई, लेकिन देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजार मुंबई में दाम 7% कम हुए हैं। जहां तक कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात है तो 2018 इतिहास बना गया। पहली बार किसी एक साल में 4.5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा की ऑफिस स्पेस लीजिंग देखने को मिली है। ऑफिस स्पेस के मामले में बेंगलुरु और हैदराबाद सबसे आगे रहे हैं। कम से कम 5 साल बाद हमने एक अपटिक देखा है रेजिडेंशियल हाउसिंग में। पहली बार ग्रोथ देखी है, 6% ग्रोथ इन रेजिडेंशियल हाउसिंग इन ऑल इंडिया। सेकेंडली हमने देखा है फॉर द फर्स्ट टाइम वी क्रॉस्ड 47 मिलियन स्क्वायर फीट transaction space in commercial, which has been great, and these are the two. So last 4 reports हम लोग देख रहे थे कि commercial strength पे strength जा रहा है और residential is little below par, पर ये पहली बार है जो हमने देखा दोनों commercial और residential ने growth करा है। उधर 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर सरकार में भी तकरार हो रही है। पैसों के बंटवारे को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच ठन गई है। खबर की ज्यादा डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक, आयुष्मान भारत पर क्या झगड़ा चल रहा है?
देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच में हो गया है टकराव और टकराव की वजह बन रहा है पैसा। और अब मामला जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक आयुष्मान भारत के तहत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है, जिसके तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा 50 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, इस योजना के इंप्लीमेंटेशन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस योजना को जिस तरीके से लागू किया जा रहा है, अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को ज्यादा पैसों की जरूरत महसूस हो रही है और इसलिए उसने मांग रखी कि 7200 करोड़ रुपए का जो बजट है वो हमें आवंटित किया जाए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ये रकम देने को तैयार नहीं था। जो प्रस्ताव भेजने जा रहा था अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वित्त मंत्रालय के पास, तो उसने 6000 करोड़ रुपए की बात रखी, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच में टकराव की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और अब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा है। कल देर शाम इस मामले पर काफी देर तक बैठक चली प्रधानमंत्री कार्यालय में, जिसमें इस बात पर सहमति बनी है कि हाँ, रकम बढ़ाकर दी जाएगी, लेकिन कितनी दी जाएगी इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान या फिर जो लिखित चिट्ठी पत्री है वो नहीं दी गई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को। लेकिन फिलहाल ये टकराव यहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में। ठीक है, शुक्रिया प्रतीक आपका इन जानकारियों के लिए। उधर सरकार गन्ना किसानों को राहत देने के लिए चीनी मिलों को एथेनॉल पर दूसरा राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है। बजट से पहले इसकी घोषणा की जा सकती है। चीनी मिलों को एथेनॉल के लिए 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया जा सकता है। पूरी खबर पर और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, चीनी मिलों को एक और पैकेज देने की तैयारी है, क्या जानकारी है? देखिए, चीनी मिलों के पास गन्ना किसानों की बकाया राशि जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब ये 11,000 करोड़ रुपए जो है वो पहुंच गई है। अगर सरकार को जल्दी इसको लेकर कोई कदम जो नहीं उठाती है तो अप्रैल तक ये राशि जो है बढ़ के 19,000 करोड़ रुपए जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार जो है चीनी मिलों को राहत देने की तैयारी जो है वो कर रही है। जल्दी चीनी मिलों के लिए एक एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए एक पैकेज जो है सरकार उसकी घोषणा जो है वो कर सकती है। 10 से 12,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज जो है वो होगा। इसके तहत सॉफ्ट लोन जो है चीनी मिलों को जो है वो दिया जाएगा। 6% के ब्याज के ऊपर सरकार जो है चीनी मिलों को एथेनॉल की कैपेसिटी क्रिएशन और नई मिल लगाने के लिए सरकार जो है वो लोन देगी। इसके साथ साथ सरकार एक और तैयारी जो है वो कर रही है। चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य जो है वो बढ़ाने की तैयारी जो है वो भी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग की थी कि चीनी का न्यूनतम मूल्य जो है अभी 29 रुपये, उसको बढ़ा करके 32 रुपये जो है वो कर दिया जाए। तो सरकार इसके ऊपर भी विचार कर रही है। अगली कैबिनेट बैठक में इसके ऊपर फैसला जो है वो भी किया जा सकता है। तो बजट से पहले चीनी मिलों को राहत जो है वो मिल सकती है। तो सरकार ये चाहती है कि चीनी मिलों को राहत जो है जल्दी से जल्दी है वो दी जाए, ताकि चीनी मिलों जो है जो किसान है उनका भुगतान जो है कर पाए और ये बकाया राशि जो है वो चुका पाए। तो इसके लिए सरकार जो है एक बड़े पैकेज देने की तैयारी जो है चीनी मिलों को वो कर रही है। ओके, शुक्रिया आपका असीम इन जानकारियों के लिए। उधर बाजार की बात करें, उतार चढ़ाव के कारोबार के बीच बाजार मजबूती लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स 130 अंकों की मजबूती के साथ 36,000 के करीब पहुंचा। वहीं निफ्टी 10,800 के पार टिकने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा मजबूती रही। यहां इंडेक्स करीब 200 पॉइंट चढ़कर 27,500 के पार बंद हुआ है। लेकिन मिड कैप पर दबाव देखने को मिला और इंडेक्स लाल निशान में ही बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सरकारी बैंकों, चीनी और पेपर शेयरों में आज मजबूती आई है। उधर बंधन बैंक और गृह फाइनेंस का मर्जर बाजार को पसंद नहीं आया। गृह फाइनेंस का शेयर आज करीब 16.5% टूटा है। बंधन बैंक के शेयर पर भी 4.5% का दबाव दिखा। गृह फाइनेंस के बोर्ड ने कल बंधन बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी। गृह फाइनेंस के 1000 शेयर पर बंधन के 568 शेयर मिलेंगे। आपको बता दें कि डील बंधन बैंक के कल के भाव से 8% डिस्काउंट पर हुई है। उधर देश भर के 10 ट्रेड यूनियन 2 दिन के लिए हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल में करीब 20,000 कर्मचारी शामिल हुए हैं। साथ ही मुंबई की बेस्ट बस यूनियन भी हड़ताल में शामिल है, जिससे मुंबई की लगभग 1800 बसें सुबह से नहीं चली हैं। वहीं हड़ताल से बैंकिंग, बीमा, अस्पताल और कारखानों के कामकाज पर असर पड़ेगा। कुछ राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं तो कहीं हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हड़ताल में शामिल नहीं है। वहीं यूनियनों ने कल मंडी हाउस से संसद मार्ग तक विशाल रैली निकालने की घोषणा की है। यूनियन पेंशन टू ऑल, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, महंगाई पर लगाम समेत 10 मांगों को लेकर हड़ताल कर रही हैं। फेक न्यूज और उकसाने वाले पोस्ट रोकने के लिए व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्ड करने पर लिमिट लगा दी है। परेशानी तो आपको भी हो रही होगी, लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है राजनीतिक पार्टियों को। चुनाव सिर पर है और मीडिया सेल की रफ्तार धीमी पड़ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक पार्टियों के लिए आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है।
कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों तक पहुंचने का इससे आसान और सस्ता उपाय दूसरा नहीं। लेकिन अब व्हाट्सएप पर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड नहीं होते। फेक न्यूज के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। हाल के विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा। आम आदमी पार्टी का हेल्पलाइन नंबर बंद हो गया तो यूथ कांग्रेस को अपना फोन नंबर चुनाव के बीच में ब्लॉक करना पड़ा। यूथ कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ हवा बह रही है, इसलिए सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई लोग जो है ज़्यादा फॉरवर्डिंग ना करें, ज़्यादा शेयरिंग ना करें, और उसके बीच में प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे सपोर्ट करते हैं। 5 वाला फॉरवर्ड का जो रोक लगाने की ज़रूरत थी, इसी साल आपको ध्यान आ रहा है। अब जबकि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हवा चल रही है तो सिर्फ भारत में ये लिमिट है और किसी देश में ये लिमिट नहीं है, और भारत में चुनाव है 2019 में। ये ठीक बात नहीं है। हम इसका समर्थन, हम इसके विरोध दर्ज कराना चाहते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर ऐसे कदम से फेक न्यूज पर लगाम कसती है तो उन्हें थोड़ी तकलीफ मंजूर है। लिमिटेशन हो गई है तो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, ये हो गया है कि अगर मेरे को हमारे जैसे 37 प्रदेश हैं संगठन की दृष्टि से, अगर उनको भेजना है तो पहले मैं 37 के 37 को एक बार भेज सकता था, अब मेरे को 4-5 बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है जिससे देश को फ़ायदा हो रहा है, जिससे फेक न्यूज़ कंट्रोल हो रही है, तो उसके लिए अगर हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़े तो हम उसके लिए खुश हैं। लेकिन अंदर खाने पार्टियां फॉरवर्ड लिमिट का तोड़ निकालने में जुट गई हैं। सिर्फ भारत में लागू फॉरवर्ड सीमा से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिम का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर एक साथ कई सिम कार्ड का इस्तेमाल कर मैसेज भेजे जा रहे हैं। कुछ पार्टियां नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर रही हैं, तो कहीं कहीं ऑटोमेटेड फॉरवर्ड सिस्टम से काम लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले आम चुनावों की कैंपेनिंग सड़कों पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर लड़ी जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप की नीतियों में बदलाव के बाद राजनीतिक दलों को लोगों तक पहुंचने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हालांकि टेक सेवी राजनीतिक दल इसका भी हल निकालने में लगे हुए हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। उधर गोदरेज एंड बॉयज ने दुनिया का सबसे बड़ा CCR रिएक्टर तैयार किया है। इस रिएक्टर की लंबाई 95 मीटर और वजन 703 टन है। आधुनिक तकनीक से लैस इस रिएक्टर को गोदरेज के गुजरात स्थित दाहेज प्लांट में बनाया गया है। गोदरेज एंड बॉयज ने नाइजीरिया की ऑयल रिफाइनरी कंपनी डाया गोंते के लिए रिएक्टर को बनाया है। इसे समुद्र के रास्ते नाइजीरिया भेजा जाएगा। इस रिएक्टर के बनने के बाद प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय कंपनियों की तुलना यूरोपीय कंपनियों से की जाने लगी है। उधर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2019 यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो आज से शुरू होने वाला है और इसके साथ ही बड़ी टेक कंपनियों ने अपनी नई टेक्नोलॉजी का ऐलान शुरू कर दिया है। करीब 4,500 एग्जीबिटर इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। 2 लाख विजिटर के आने की संभावना है और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी भावना सती। तो CES 2019 की शुरुआत हो चुकी है और कई नए इनोवेशन और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो यहाँ पर Hyundai ने अपनी चलने वाली कार यानी वॉकिंग कार दिखाई है। इसमें सिर्फ पहियों पर ही नहीं चलेगी बल्कि किसी साइफाई मूवी की तरह इसके अपने पैर होंगे जो कि ऐसे टेरेन में जा पाएगी जहाँ पर रास्ता बहुत बेकार है या फिर रास्ता है भी नहीं। इसके अलावा बेल हेलीकॉप्टर्स ने जो पहले फ्लाइंग टैक्सी दिखाई थी उसे और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाया है। पहले जहाँ सिर्फ एक विजुअल था कि किस तरीके का केबिन होगा, वहीं इस बार पूरा किस तरीके से फ्लाई करेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बड़ी अनाउंसमेंट की बात करें, यहाँ पर सैमसंग ने अपना 219 इंच का टेलीविजन भी यहाँ पर दिखाया। 4K ये टेलीविजन है और इसके अलावा जो 88 इंच का 8K OLED वेरिएंट पिछली बार उतारा था और अब उसे और बढ़ाकर यहाँ पे 98 इंच वाला टेलीविजन भी शोकेस किया है। इसके साथ साथ सैमसंग ने CES 2019 में एप्पल के साथ हाथ मिला लिया है और अब आप सैमसंग टेलीविजन पर एप्पल का iTunes जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही जो एयर प्ले होता है यानी कि आप अपने फ़ोन के ज़रिए जो कंटेंट है वो टीवी पर देख सकते हैं, तो आप अब आईफोन के ज़रिए जो कंटेंट है वो सैमसंग के टेलीविज़न पर देख पाएंगे, जो इससे पहले पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा LG ने भी अपने टेलीविज़न को एक नया रूप दिया और रोल अप टीवी यहाँ पर लॉन्च किया, जिसकी झलक पहले भी दिखाई गई थी। इस बार जो क्या हुआ है कि आप रोल अप टीवी को एक लेंथ तक अगर आप रोल अप करते हैं तो वो एक साउंड बार की तरह काम करेगा या फिर जो आपके गाने डिस्प्ले हो रहे हैं उसकी हल्की सी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, और अगर आप उसको टेलीविज़न की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे पूरा खोल सकते हैं और एक 65 इंच का टेलीविज़न बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मार्ट वॉचेस की, तो एक ऐसी वॉच यहाँ पर दिखाई गई है जो कि आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर वादा किया जा रहा है। ये है मैट्रिक्स वॉच 2 पावर वॉच 2। इसमें होगा क्या कि ये सोलर एनर्जी और आपकी बॉडी हीट थर्मल एनर्जी उसकी मदद से चार्ज होती रहेगी, जिसकी मदद से आपको दोबारा इसे चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा विनिंग्स का मूव वॉच जो है
वो आपको मदद करेगा। आपका ECG कर सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट बीट में कोई इरेगुलरिटी है उसको भी डिटेक्ट करता है और आपको बताता है। एप्पल की जो वॉच थी, वॉच सीरीज़ थी, नहीं वो भी यही करती थी, लेकिन बहुत सस्ते में जो नई वॉच है ये यहाँ पर मिलेगी। अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है और आगे आने वाले दिनों में हमें CES 2019 में और भी कई नई टेक्नोलॉजी की झलक दिखने वाली है।